Shares of my bank are like diamond and diamond is forever. I will not sell a single share in my bank. ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था एक बहुत ही फेमस बैंक के बहुत ही फेमस प्रमोटर ने अपने सारे शेयर्स सेल करने से पहले। जिन शेयर्स को वो डायमंड कह रहे थे उन्हीं शेयर्स को उन्होंने एक म्यूचुअल फंड के पास गिरवी रखकर लोन लिया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मेहता और आज के फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोमोटर्स के होल्डिंग के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोमोटर होल्डिंग की, फिर हम देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग को एनालिसिस कैसे करना है और वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे डू यू नो, जहां हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ही। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोमोटर्स होते कौन है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी चालू करी या फिर कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल रिलायंस के केस में अंबानी फैमिली, इंफोसिस के केस में मिस्टर नारायण मूर्ति और उनके को-फाउंडर्स, HCL के केस में शिव नारायण। ये कुछ फेमस प्रोमोटर्स है। अब क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड है, पूरी कंपनी इन प्रोमोटर्स की नहीं हो जाती। इनका कंपनी में कुछ स्टेक रहेगा या कुछ कंपनी में हिस्सेदारी रहेगी और इसी हिस्सेदारी को हम बोलते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग या फिर प्रोमोटर स्टेक। प्रोमोटर होल्डिंग एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज अगर कोई कंपनी का प्रोमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर्स सेल करे जा रहा है तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि उसे कंपनी में या तो अब इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कुछ खास नहीं है। और वहीं अगर कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी के शेयर्स और बाय कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या तो फिर उस कंपनी के शेयर्स अभी अंडर वैल्यूड है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या अंबानी को रिलायंस में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है शेयर्स रखने की या फिर वो अपने सारे शेयर्स सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के केस में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई प्रोमोटर चाहे वो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स सेल करके कंपनी से एग्जिट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जरूर है। सेबी के अकॉर्डिंग आज की तारीख में कोई भी प्रोमोटर अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता। और वहीं आरबीआई ने भी प्राइवेट बैंक के केस में मैक्सिमम होल्डिंग की लिमिट रख रखी है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोमोटर एनालिसिस कैसे करना है। इसको मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले हम देखने वाले हैं चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग और फिर हम देखेंगे प्लेज बाय प्रोमोटर्स। उससे पहले एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि आइडल स्टेक प्रोमोटर्स का क्या होना चाहिए कोई भी कंपनी में। देखो यहाँ पे अब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है सच, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर कंपनी फैमिली ओन्ड ही है, इसके लिए हमें यहाँ पे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। अगर कोई भी प्रोमोटर्स का स्टेक अपनी कंपनी में 40% से ज्यादा है तो एक अच्छा साइन है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोमोटर्स के होल्डिंग को नहीं, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग को इंपॉर्टेंस देनी है कि क्या प्रोमोटर्स अपनी कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उन्होंने पिछले सालों में कितना स्टेक कम किया है या फिर इंक्रीज किया है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और क्या ये चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है या फिर एक न्यूट्रल साइन है कंपनी के लिए। एज एन इन्वेस्टर हमें चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग में दो बातों का ध्यान रखना है, पहला वाई एंड दूसरा हाउ। अगर कोई प्रोमोटर होल्डिंग्स में चेंज होता है तो हमें ये देखना है कि प्रोमोटर्स ने जो शेयर्स सेल या बाई किए हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, पहला। और दूसरा पॉइंट, उन्होंने किस तरीके से अपने शेयर्स बाय या सेल किए, क्या उन्होंने ओपन मार्केट से बाय या सेल किए या फिर कोई दूसरे तरीके से किए। फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस अपनी कंपनी अमेजोन में से हर साल कुछ शेयर सेल करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी कंपनी जो कि एक स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड है उसमें इन्वेस्ट करना रहता है। और इन्फोसिस के भी प्रोमोटर होल्डिंग अब काफी कम हो चुकी है और इसका रीजन ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है इसके लिए प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स सेल कर दिए। इसका रीजन ये है कि प्रोमोटर्स का अब ध्यान चैरिटी और डोनेशंस पे ज्यादा है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर प्रोमोटर्स अपना स्टेक बाय और सेल करता है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरीके से वो शेयर्स बाय और सेल किए गए हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि प्रोमोटर्स अपने कंपनी में स्टेक क्यों डाइल्यूट करते हैं या फिर क्यों इंक्रीज करते हैं और एज एन इन्वेस्टर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला एक कॉमन एग्जांपल आता है
कि बहुत सी बार कंपनी के ऊपर बहुत लोन रहता है, तो प्रोमोटर्स अपने शेयर सेल करके कंपनी का लोन रीपे करते हैं। अब ये एक पॉजिटिव साइन है, इससे कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सी बार कि प्रोमोटर्स ने कुछ पैसा तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो स्टेक है वो कंपनी में इंक्रीज हो गया। जैसे बायबैक के केस में, अगर कंपनी बायबैक कर रही है पब्लिक से, तो ऑब्वियसली कंपनी के शेयर्स कम हो जाएंगे और इनडायरेक्टली इससे क्या होगा कि प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो कंपनी में इंक्रीज हो जाएगा। और बहुत सी बार कंपनी ईसॉप देती है अपने एम्प्लॉयज को। अगर प्रोमोटर्स मैनेजमेंट में ही काम कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे ईसॉप के लिए। ईसॉप में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है कुछ कंडीशंस के साथ, कम प्राइस में। तो इस वजह से भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो सकती है। और बहुत सी बार प्रोमोटर्स को अपने शेयर्स सेल करने पड़ते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि सेबी का नॉर्म है कि 75% से ज्यादा प्रोमोटर्स अपना स्टेक नहीं रख सकते, तो इस रूल का कंप्लायंस करने के लिए भी प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेल करते हैं। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स अपना शेयर्स तो सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लायंस के लिए सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उदय कोटक ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ शेयर सेल करे थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक बेकार हो गया या फिर उदय कोटक को बैंक में कोई अब इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्होंने शेयर सेल इसके लिए किए थे कि आरबीआई ने बोला था कि प्राइवेट बैंक में प्रोमोटर्स का स्टेक इस लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता, इसके लिए उदय कोटक ने अपने बैंक के शेयर सेल करे थे। और भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे बहुत सी बार कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाती है, तो इस केस में भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग वो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स तो बाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो शेयर्स बाय करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये पैसा वो कंपनी से ही हैज अ लोन के फॉर्म में ले रहे हैं। तो प्रोमोटर्स अगर अपनी कंपनी में स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वहां तक ही नहीं रुकना है, हमें उसके पीछे का रीजन देखना है और किस तरीके से वो स्टेक इंक्रीज किया गया था। क्या वो ओपन मार्केट से किया या फिर कोई दूसरे तरीके से किया गया, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग के साथ साथ अगर कंपनी के सीएफओ, सीईओ या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर रहे हैं, हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग के बेसिस पे कभी शेयर्स बाय या सेल मत कर लेना, जैसे बहुत से नए इन्वेस्टर्स करते हैं, सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। ये प्रोमोटर एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में एक छोटा सा पार्ट है। आने वाले वीडियोस में हम बाकी जो कंपनी का एनालिसिस है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। आपका प्रोमोटर होल्डिंग एनालिसिस एकदम वेस्ट है अगर आपने प्लेज शेयर्स नहीं देखे तो। प्लेज शेयर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी खरीदने से पहले। ये प्लेजिंग क्या होता है, जैसे बैंक होम लोन लेने के टाइम घर को मॉर्गेज रखकर लोन देता है, वैसे ही कोई भी कंपनी के शेयर्स हम गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बैंक के पास मॉर्गेज रखकर वहां से पैसा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर वैल्यू 1 लाख रुपीस चल रही है तो प्रोमोटर वो ये 1 लाख के शेयर्स रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक पूरे 1 लाख का तो लोन नहीं देगा, वो 1 लाख के शेयर्स के बदले कुछ वैल्यू का लोन देगा, सपोज 60,000 रुपीज। अब जब तक उन शेयर्स की वैल्यू 1 लाख है, जब तक तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उन शेयर्स की वैल्यू नीचे आती जाएगी तो बैंक बोलेगा देखो हमने लोन दिया था आपको इन शेयर्स के बेसिस पे, अब क्योंकि शेयर वैल्यू आधी हो चुकी है या काफी गिर चुकी है, हमें या तो हमारा पैसा वापस दो या फिर और शेयर्स गिरवी रखो। अगर अब प्रमोटर बैंक को पैसा दे देते हैं या फिर अपने और शेयर्स बैंक के पास प्लेज रख देते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर प्रोमोटर्स पैसा नहीं दे पाए या फिर और शेयर्स गिरवी नहीं रख पाए तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, बैंक जाएगा मार्केट में और प्रोमोटर्स के सारे शेयर्स सेल कर देगा। और फिर जब ऐसा होता है ना, फिर आप शेयर्स का जो प्राइस गिरता है वो देखना
कुछ ऐसा कुछ वाटर स्लाइड की जैसे धड़ाम से नीचे आता है, लोगों को टाइम नहीं मिलता है उन शेयर से एग्जिट करने का। तो इसके लिए प्लेजिंग बाय प्रोमोटर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स में। अब प्रोमोटर्स का शेयर्स को प्लेज रखने का पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कोई पर्सनल कैपेसिटी में, या फिर वो शेयर्स को प्लेज रखकर उन पैसों को कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है खासकर जो छोटी कंपनीज होती है उन्हें बैंक कहती है कि हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन उनकी भी मन की शांति के लिए वो हैज अ कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोमोटर से शेयर्स प्लेज रखने के लिए कहते हैं। तो हैज एन इन्वेस्टर हमें जो ये प्लेजिंग बाय प्रोमोटर्स है उसे कैसे एनालिसिस करना है। देखो, अगर जो प्रोमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए वो काफ़ी कम है, जनरली अगर 10% से कम है तो फिर ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हमें इसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं ये 10% से 20%, 30% और आगे बढ़ तो नहीं जा रहा है। सेकंड, अगर प्रोमोटर्स का प्लेज बहुत ज़्यादा है कंपनी में तो फिर ये हाई रिस्की स्टॉक बन जाता है, इसे हमें डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा और इन स्टॉक्स को अगर आप अवॉइड करें तो ही बेटर है, क्योंकि जनरली इन कंपनीज का फंडामेंटल्स भी काफ़ी खराब रहते हैं। लेकिन आजकल तो रिस्क है तो इश्क है, यही डायलॉग चल रहा है, और इस इश्क में अगर आपको डूबना है, बर्बाद होना है, तो आप ऐसे हाईली रिस्की स्टॉक्स जरूर खरीद सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो हमें प्रोमोटर होल्डिंग के एनालिसिस में सबसे पहले देखना है कि चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, और उसके साथ में देखना है कि प्लेज बाय प्रोमोटर्स कितना है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग में हमें उसके पीछे का रीजन देखना है कि चेंज क्यों हुआ है और चेंज किस तरीके से हुआ है। क्या वो ओपन मार्केट में शेयर्स बाय या सेल किए गए या फिर कोई दूसरे कारण की वजह से। और फिर जो चेंज हुआ है उसे हमें देखना है पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है या फिर न्यूट्रल साइन है। होप सो आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है ये सीखना चाहते हैं और शेयर खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, वो है डू यू नो सेगमेंट। तो हमने वीडियो में देखा था कि प्लेजिंग बाय प्रोमोटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी शेयर खरीदने से पहले, और ये कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर प्रोमोटर्स के हाई प्लेज है तो। अब जब भी कोई प्रोमोटर्स अगर शेयर्स प्लेज करते हैं या फिर गिरवी रखते हैं बैंक के पास, तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि उन्होंने शेयर्स प्लेज रखे हैं और बैंक से लोन लिया है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले प्रोमोटर्स भले ही अगर शेयर्स गिरवी रख दे बैंक के पास, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज को बताना कंपलसरी नहीं था। सत्यम लिमिटेड का अगर आपको फ्रॉड याद हो, वहां पे प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रखकर अच्छा खासा पैसा वहां से ले लिया था, और जब फ्रॉड बाद में सामने आया, कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर गए थे और उस बैंक ने कंपनी के शेयर्स सेल किए थे। लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर्स को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही शेयर्स को गिरवी रखकर पैसा निकाल लिया था। और प्रोमोटर्स के प्लेज रिलेटेड एक और केस सामने आया था, वो था यस बैंक का। वहां पे प्रोमोटर्स ने म्यूचुअल फंड के पास अपने शेयर्स गिरवी रखकर वहां से लोन ले लिया था, लेकिन इस डील को उन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर किया था कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया ही नहीं कि हमने म्यूचुअल फंड के पास शेयर्स को गिरवी रखकर लोन लिया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो पूरा देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।